पश्चिम बंगाल में चक्रवाती तूफान अम्फान की वजह से भीषण तबाही मची है। यहां पिछले 283 साल में आया ये सबसे भयावह तूफान है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को अम्फान प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया। सर्वे करने के बाद पीएम मोदी ने पश्चिम बंगाल के लिए 1000 करोड़ रुपए की शुरुआती मदद का ऐलान किया है। इसके अलावा जल्द ही केंद्र की एक टीम राज्य में आकर विस्तार से सर्वे करेगी। कोरोना के कारण आए आर्थिक संकट को दूर करने की कोशिश की जा रही है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने आज रेपो रेट में 40 बेसिस पॉइंट कटौती का ऐलान किया। अब रेपो रेट को 4.40% से घटाकर 4% कर दिया गया है। हालांकि रिजर्व रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया गया है। इसका असर आपके ईएमआई पर हो सकता है। आपकी ईएमआई कम हो सकती है। कोरोना वायरस का प्रकोप दुनिया भर में लगातार बढ़ रहा है। वर्ल्डोमीटर के मुताबिक दुनिया भर में अब तक करीब 52 लाख के करीब कोरोना वायरस से लोग संक्रमित हो चुके हैं। इनमें से 3,34,622 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं 20,81,227 लोग संक्रमण मुक्त भी हो चुके हैं। देश में तेजी से कोरोना के आंकड़े बढ़ रहे हैं। बीते 24 घंटे में कोरोना के 6,088 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 148 लोगों की मौत भी हो चुकी है। देश में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 1,18,447 हो गई है। कोरोना के अब तक 48,533 मरीज ठीक हो गए हैं। देश में अब 66,330 एक्टिव केस है, जबकि कोरोना से अब तक कुल 3,583 लोगों की मौत भी हो चुकी है। महाराष्ट्र में कोरोना बेकाबू हो चुका है। महामारी के मामले में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। पिछले 24 घंटे में 2,345 नए केस सामने आए हैं, जिसके बाद यहां पर मरीजों की संख्या 41,642 हो गई है। राज्य में पिछले 24 घंटे में कोरोना से 64 लोगों की मौत हुई है। वहीं अब तक कुल 1454 लोगों की जान इस महामारी के कारण जा चुकी है। यूपी में तेजी से कोरोना के केस बढ़ते जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण के कुल 5,515 मामले हैं, जिनमें से 2,173 सक्रिय हैं और 3,204 मरीज ठीक भी हो चुके हैं। प्रदेश में इस संक्रमण से जान गंवाने वालों की संख्या 138 हो गई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ कर्ज वितरण समेत विभिन्न मसलों पर बात करेंगे। यह बैठक भी कोरोना और लॉकडाउन के असर से अर्थव्यवस्था को राहत देने और उसे फिर से पटरी पर लाने के लिए सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों का ही हिस्सा है। देश के मौजूदा हालात को देखते हुए कांग्रेस ने सोनिया गांधी की अध्यक्षता में आज 3 बजे समान विचारधारा वाले विपक्षी दलों की बैठक बुलाई है। कांग्रेस द्वारा बुलाई गई राजनीतिक दलों की बैठक में उत्तर प्रदेश के प्रमुख विपक्षी दल सपा और बसपा के शामिल होने पर संशय बरकरार है, तो अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी भी हिस्सा नहीं लेगी। सरकार ने ट्रेन सेवा को फिर से सामान्य और सुगम बनाने के लिए बड़ा फैसला लिया है। रेलवे बोर्ड के डायरेक्टर पैसेंजर मार्केटिंग की तरफ से जारी आदेश के मुताबिक आज से रेलवे स्टेशनों पर टिकट काउंटर फिर से खोले गए हैं। फिलहाल काउंटर से आरक्षित टिकट ही मिलेंगे। काउंटर से टिकट लेने के लिए यात्रियों को मास्क पहनना होगा और एक दूसरे से 2 गज की दूरी भी रखनी पड़ेगी। बिल पॉलिटिक्स में कूदी मायावती, ट्वीट कर कहा पड़ोसी राज्यों के बीच घिनौनी राजनीति दुखद। पहले छात्र और अरब प्रवासी मजदूरों पर खेल कितना उचित और कितना मानवीय। 51 शहरों के लिए इंडिगो एयरलाइन की बुकिंग शुरू हो गई है। एयर इंडिया ने भी ट्वीट करके कहा है कि आज से घरेलू उड़ानों की बुकिंग शुरू हो जाएगी। अन्य किसी भी एयरलाइन की बुकिंग अभी तक शुरू नहीं हुई है। डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन की ओर से सभी एयर लाइसेंस को रूट और स्टेशन चार्ट दे दिया गया है। रिलायंस जियो में लगातार विदेशी निवेश का आना जारी है और अब 1 महीने में रिलायंस जियो ने 5वीं बड़ी डील को पक्का कर लिया है। अमेरिका की कंपनी KKR ने रिलायंस इंडस्ट्रीज के जियो प्लेटफॉर्म में बड़े निवेश का ऐलान किया है। KKR जियो प्लेटफॉर्म्स में 11,367 करोड़ रुपए का निवेश करेगी।
अम्फान तूफान ने पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में भारी तबाही मचाई है। तूफान से प्रभावित लोगों के प्रति कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी ने अपनी संवेदनाएं जाहिर की हैं। राहुल गांधी ने इसे लेकर एक ट्वीट किया है। राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में लिखा है, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में अम्फान तूफान की वजह से हुई व्यापक तबाही परेशान कर रही है। यूपी पुलिस के पास उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जान से मारने की धमकी मैसेज आया है। यूपी 112 के हेल्प डेस्क के व्हाट्सएप नंबर पर धमकी का ये मैसेज आया है। इसमें सीएम योगी को बम से मारने की व्हाट्सएप से धमकी दी गई है। मामले में लखनऊ के गोमतीनगर थाने में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। उधर एफआईआर दर्ज होने के बाद मामले की जांच यूपी एसटीएफ को सौंप दी गई है। यूपी सरकार ने राजस्थान सरकार के बिल का भुगतान कर दिया। 94 बसों के लिए 36.36 लाख का बिल भेजा था। दिनेश शर्मा ने कहा, बसों पर राजनीति करना कांग्रेस बंद करे। बदायूं में कोरोना बम फूटा है और जनपद में एक साथ 17 लोग कोरोना से संक्रमित मिलने के बाद हड़कंप मच गया है। जनपद में 16 कोरोना संक्रमित लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद ग्रीन जोन में आया था, जिससे प्रशासन ने राहत की जरूर सांस ली थी। यह सभी लोग अलग अलग राज्यों से आए प्रवासी मजदूर हैं। जौनपुर जिले में लगातार कोरोना बम फूट रहा है। आज वाराणसी से आए रिपोर्ट में 4 सगे भाइयों समेत कुल 28 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। एक साथ 2 दर्जन से अधिक कोविड-19 के मरीज मिलने से हड़कंप मच गया है। अब कुल मरीजों की संख्या 76 हो गई, जिसमें से 11 स्वस्थ हो चुके हैं, 2 की मृत्यु हो चुकी है। यूपी सरकार लगातार मजदूरों को घर पहुंचाने का काम कर रही है। इसी क्रम में महाराष्ट्र और गुजरात से आए प्रवासी मजदूरों को बिहार भेजने के लिए झांसी प्रशासन ने बसें लगवाई। पुलिस बल की मौजूदगी में सभी मजदूरों को लाइन में लगवाकर बसों में बैठाया गया। अपने घर जाने से पहले प्रवासी मजदूरों ने ताली बजाकर प्रशासन और प्रदेश सरकार को धन्यवाद दिया। गोरखपुर में गोरखनाथ एक्सप्रेस और कुशीनगर एक्सप्रेस को 1 जून से चलाने की मंजूरी रेलवे मंत्रालय ने दे दी है। इस मंजूरी के बाद दिल्ली और मुंबई से गोरखपुर का सफर आसान हो सकेगा। हालांकि पिछले कुछ दिनों से कुछ स्पेशल एसी ट्रेनें चलाई गईं, लेकिन उनसे सिर्फ बड़े शहरों में सुविधा मिली। 1 जून से रेलवे 200 ट्रेनें चलाए जाने की तैयारी कर रहा है। सभी ट्रेनें सामान्य स्लीपर कोच वाली होंगी। कानपुर सेंट्रल स्टेशन पर रिजर्वेशन काउंटर खुलने के बाद अपने घर जाने के लिए टिकट कराने यात्री पहुंच रहे हैं। रिजर्वेशन हॉल में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाया जा रहा है। हाल में सर्किल बनाया गया है, जिससे यात्रियों को एक दूसरे से दूर खड़ा किया जा रहा है। रिजर्वेशन सेवा के साथ साथ यात्री ऑनलाइन के अलावा स्टेशन काउंटर से भी रिजर्वेशन टिकट बुक करा सकते हैं। राज्य में लगातार कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ती ही चली जा रही है। काशीपुर और जसपुर में 2 पॉजिटिव मरीज मिलने से हड़कंप मच गया। जसपुर का संक्रमित युवक ग्वालियर से आया था और काशीपुर का युवक मुंबई से लौटा था। बता दें, काशीपुर में मिला कोरोना पॉजिटिव मरीज रिपोर्ट आने तक उसे क्वारंटीन किया गया था। रामपुर में पूर्व शिवसेना जिला प्रमुख की हत्या के बाद अंतिम यात्रा में लॉकडाउन के बावजूद हजारों लोगों ने शव यात्रा में शिरकत की। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन की धज्जियां उड़ाई गई और पुलिस प्रशासन मूक दर्शक बनकर खड़ा रहा। अभी तक भी इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई है। लॉकडाउन में अलविदा और ईद त्योहार के दौरान जिले में तैयारियों के संबंध में जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने जनपद के उलेमाओं के साथ विकास भवन सभागार में बैठक की। बैठक के दौरान उलेमाओं ने प्रशासन को आश्वस्त किया कि मस्जिदों में पूर्व की भांति 5 लोग नमाज अदा करेंगे। इसके अलावा लोग अपने अपने घरों में ही रहकर इबादत करेंगे। बाहरी राज्यों से उत्तरकाशी में आ रहे प्रवासियों में कोरोना वायरस की बढ़ती संभावनाओं को देखते हुए देर रात जिलाधिकारी ने आला अधिकारियों के साथ आपात बैठक की। बैठक के दौरान अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि क्वारंटीन में रखे गए प्रवासियों पर कड़ी नजर रखी जाए। साथ ही लोगों को जागरूक करने के लिए भी निर्देश दिए गए।
मेरठ के काजी जैनुल साजिदीन ने मेरठ की जनता से अपील की है कि सभी लोग लॉकडाउन का पालन करें और घर पर ही अलविदा जुमे और ईद की नमाज अदा करें। काजी जैनुल ने लोगों से शासन के आदेशों और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की भी अपील की है। लॉकडाउन में शासन ने सभी सरकारी कार्यालयों को खोलने के लिए मानक तय किए हैं। इसके तहत 50% कर्मचारियों को सैनिटाइजेशन की व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए हैं। बावजूद इसके कई कार्यालयों में इसका पूरी तरह अनुपालन नहीं हो रहा है। यहाँ 50% से अधिक कर्मचारी बुलाए जा रहे हैं। यहाँ तक कि सचिवालय के कई अनुभागों में भी 100% कर्मचारी आ रहे हैं। बरेली में प्रशासन अलविदा की नमाज को लेकर अलर्ट है। कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए प्रशासन ने सभी से अलविदा की नमाज के साथ ईद की नमाज को अपने अपने घरों पर पढ़ने को कहा है। जानकारी के मुताबिक जुमे की नमाज के वक्त पुलिस पहले से ही मस्जिदों के बाहर तैनात रहेगी। इस काम में खुफिया विभाग भी पल पल की नजर बनाए हुए है। फर्रुखाबाद में लॉकडाउन के चलते आज अलविदा और ईद की नमाज भी घरों पर ही होगी। जामा मस्जिद के पेश इमाम मुफ्ती मुअज्जम अली ने इस बारे में देवबंद के आए फतवे का पूरी तरह से पालन किए जाने की जानकारी दी है। हालांकि घरों पर होने वाली नमाज के लिए कोई समय निर्धारित नहीं किया गया है। सभी लोग अपनी सुविधा के अनुसार नमाज अदा कर सकेंगे। लॉकडाउन में एक बार फिर लेखपाल और दरोगा भिड़ गए। सरोजनी नगर तहसील के लेखपाल और इसी थाने के दरोगा की देर रात फिर भिड़ंत हो गई, जिसका वीडियो भी वायरल हो रहा है। पहले ही लेखपालों ने दरोगा की बदसलूकी को लेकर हंगामा किया था। इस मामले की जांच भी चल रही है। इटावा में एक महिला ने थाना इकदिल पुलिस पर उत्पीड़न के आरोप लगाए हैं। महिला का आरोप है कि जब वो पास ऑटो से उतरी तब उसने मदद के लिए पुलिस को कॉल की। जब थाना इकदिल प्रभारी उसके पास आए तो उन्होंने उसके साथ अभद्रता की और एसओ के साथ आई एक महिला कांस्टेबल ने भी उसके साथ मारपीट की। वहीं पुलिस प्रशासन सभी आरोपों को खारिज कर रही है। भारत नेपाल की सोनौली सीमा पर गुरुवार रात सैकड़ों की संख्या में नेपाली नागरिकों ने इकट्ठा होकर हंगामा किया। ये नेपाली नागरिक अपने ही राष्ट्र में प्रवेश नहीं मिलने पर नाराज हैं। लॉकडाउन के बीच इस तरह के हंगामे को देखते हुए भारतीय प्रशासन मौके पर पहुंचा और उन्हें समझा बुझाकर वापस क्वारंटीन सेंटर लाया गया। सर ऐसे चला देना। लखीमपुर खीरी में वट वृक्ष पूजा में जमकर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई गई हैं। कोरोना वायरस के चलते जिलाधिकारी ने घर पर ही वट वृक्ष की पूजा करने के निर्देश जारी किए थे, लेकिन महिलाओं ने जल्दी सुबह उठकर बिना सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखे पूजा की। महिलाएं बिना मास्क और भीड़ भाड़ में पूजा करती हुई दिखी। उच्च शिक्षा में जहां कॉलेजों की परीक्षा के लिए 1 जुलाई से कराने के निर्देश दिए गए हैं, वहीं अब उत्तराखंड बोर्ड के 10वीं और 12वीं की बची परीक्षाओं को भी जल्द कराने का दबाव शिक्षा विभाग पर है। ऐसे में कल यानी शनिवार को बोर्ड के साथ शिक्षा सचिव की महत्वपूर्ण बैठक होनी है। प्रदेश के शिक्षा सचिव रमेश मीनाक्षी सुंदरम ने कहा कि हमारी कोशिश है कि बोर्ड परीक्षा को लेकर जल्द से जल्द फैसला किया जाए। देश में भले ही लॉकडाउन हो, लेकिन उत्तराखंड में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए खुशी की बहार आई है। दरअसल अभी तक 60% से ज्यादा विभागों ने अपने विभागों में रुके प्रमोशन कर दिए हैं। जनरल ओबीसी कर्मचारी संगठन के प्रणीतीय अध्यक्ष दीपक जोशी ने बताया कि 18 दिन के आंदोलन के बाद ये फैसला अब कर्मचारियों को राहत दे रहा है। एसी चला दो सर। प्रदेश में काम कर रहे कर्मचारियों के लिए राज्य सरकार ने सौगात दी है। दरअसल प्रदेश सरकार ने ट्रांसफर सत्र को इस बार रोक दिया है। ऐसे में जहां कुछ विभागों में इसको लेकर खुशी है, तो वहीं शिक्षा विभाग में इसका पुरजोर विरोध शुरू हो गया है। शिक्षा विभाग में 60,000 कर्मचारी हैं। राष्ट्रीय शिक्षा संघ ने भी सरकार के फैसले पर आपत्ति जताई है। उत्तराखंड में श्रम कानूनों में बदलाव करने की तैयारी हो रही है। R9 टीवी ने पहले बताया कि प्रदेश सरकार उत्तराखंड में
श्रम कानून में बदलाव करने की तैयारी कर रही है, जिससे प्रदेश के उद्योगों को राहत मिल सके। इसके लिए सरकार ने मंत्रिमंडलीय कमेटी का गठन कर दिया है। प्रदेश के श्रम मंत्री हरक सिंह रावत ने इसकी पुष्टि करते हुए साफ कहा कि हमारी कोशिश रहेगी कि उद्योगों को भी नुकसान न हो और श्रमिकों के हित की सुरक्षा रहे। प्रदेश में लगातार कोरोना संक्रमण का खतरा बढ़ता जा रहा है। प्रदेश में प्रवासियों के चलते अब ग्रीन जोन में भी कोरोना का खतरा आ गया है। हालांकि प्रदेश सरकार साफ कह रही है कि राज्य में कोरोना की टेस्टिंग बढ़ाई गई है, जिसकी वजह से नए मामले सामने आ रहे हैं। हालांकि प्रदेश के शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक ने साफ कहा कि प्रदेश में खतरा बढ़ रहा है, अब 2 गुने मामले भी जल्द आ रहे हैं। ऐसे में मामला गंभीर होता जा रहा है। प्रदेश सरकार ने हाल में लिए गाड़ियों के ऑड और इवन के फैसले को भी वापस ले लिया, जिसके बाद सरकार विपक्षी के निशाने पे है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उपाध्यक्ष जोत सिंह बिष्ट के अनुसार सरकार फैसले लेने से पहले सोचती क्यों नहीं है, पहले फैसले लेती है फिर उसे बदल देती है। लॉकडाउन के बीच दूसरे राज्यों में फंसे प्रवासियों को लाने का सिलसिला लगातार जारी है, पर वहीं प्रवासियों के नाम पर जमकर सियासत भी हो रही है। इसी कड़ी में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत ने कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पर आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस और आप शासित राज्यों की सरकार उत्तराखंड प्रवासियों को घर नहीं आने दे रही है। अलीगढ़ के गभाना थाना क्षेत्र के गांव ओवर में मामूली कहासुनी को लेकर रास्ते का विवाद इतना बढ़ गया कि गांव के कुछ दबंग लोगों ने एक अधेड़ व्यक्ति के साथ जमकर मारपीट शुरू कर दी। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। चंदौली के बहादुरपुर गांव में घर के बाहर खेल रहे 2 बच्चों के बीच विवाद के बाद माहौल बिगड़ गया। बच्चों के बीच हुए विवाद में 2 पक्षों में जमकर लठ और पत्थरबाजी हुई। इस विवाद में दोनों में 2 महिला समेत 8 लोग घायल हो गए हैं। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने हालात काबू में किए और 4 लोगों को हिरासत में ले लिया है। रायबरेली के बछरावा थाना इलाके में अधौरा पुल के पास तेज रफ्तार ईंट से लदी ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर हाईवे से नीचे जाकर गिरी। ट्रैक्टर ट्रॉली पर सवार एक मजदूर की मौत हो गई, जबकि 2 अन्य घायल हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच में पुलिस जुट चुकी है। अम्बेडकर नगर में तेज रफ्तार बस ने मोटरसाइकिल सवार 2 पुलिसकर्मियों को रौंद दिया, जिसमें से एक पुलिसकर्मी की हालत नाजुक बनी हुई है, जिसे लखनऊ रेफर कर दिया गया, जबकि दूसरे का इलाज जिला अस्पताल में जारी है। सूचना मिलते ही डीएम और एसपी अस्पताल में पहुंच उन्होंने घायलों का हाल जाना। झांसी के थाना चिरगांव क्षेत्र में आज सुबह एक मकान में 3 लोगों के शव मिलने की सूचना से सनसनी फैल गई। घटना की जानकारी होते ही पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंच गए और सभी शवों को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच में जुट गई है। सोनभद्र के रॉबर्ट्सगंज कोतवाली इलाके के बाहर गांव में अधजला शव मिलने से सनसनी फैल गई। दरअसल यह किसका शव है या किन लोगों द्वारा इस शव को जलाया गया है, इस बात की जानकारी नहीं हो पाई है। लोगों को इसकी सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर डीएनए टेस्ट के लिए भेज दिया है और मामले की जांच में पुलिस जुट चुकी है। संभल के बहजोई थाना इलाके में गोलगप्पे खाने के बाद पैसे मांगने पर विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि व्यक्ति ने गोलगप्पे बेचने वाले तेजपाल की गोली मारकर हत्या कर दी। वारदात को अंजाम देकर आरोपी मौके से फरार हो गया। वहीं पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत कर लिया था और वहीं कुछ ही देर बाद हत्या आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया गया है और जेल भेज दिया गया है। सीतापुर में पिछले 12 घंटों में 3 हत्याओं से पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। पहली वारदात में जमीनी विवाद में बदमाशों ने बाप बेटे की धारदार हथियारों से हमला कर निर्मम हत्या कर दी थी, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं दूसरी वारदात में एक बेटे ने पैसे के लालच में अपने पिता को ही मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने मामले में केस दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है।
देवरिया की तहसील रुद्रपुर थाना में चकरोट के विवाद में एक समुदाय के विभिन्न लोगों ने एक व्यक्ति की लाठी डंडों से पीट कर हत्या कर दी। इस दर्दनाक घटना में मृतक के 2 बेटों को भी गंभीर चोटें आई हैं। वहीं सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच में जुट गई है। गाजियाबाद कोतवाली इलाके में 55 साल के बुजुर्ग की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। कुछ युवकों का बुजुर्ग के बेटे के साथ झगड़ा हुआ था। झगड़ा मास्क के रुपए लेन देन को लेकर हुआ था। मृतक के परिवार का आरोप है कि विवाद में बुजुर्ग से मारपीट की गई थी। पुलिस के मुताबिक मौत हार्ट अटैक से हुई है। वहीं पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद ही सही कारण का पता चल पाएगा। देवरिया जिले के तरकुलवा थाना इलाके के गांव कोला मुंडेरा में क्वारंटीन में रह रहे लोगों को सरकारी नल खराब होने की वजह से नदी में नहाने चले गए, जहां नहाने के दौरान नदी में डूबने से मौत हो गई, जिसके बाद प्रशासन में हड़कंप मच गया। मृतक मोहन गुप्ता हाल ही में पुणे से आए थे। वहीं पुलिस मामले की जांच में जुट गई है।